एक आलीशान बंगला, चारों तरफ हरियाली, बैकग्राउंड में बजता हुआ क्लासिकल म्यूजिक और अचानक स्क्रीन पर बिखर जाता है इंसानी खून। चीख पुकार के बीच एक आदमी हाथ में बड़ा सा चाकू लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन तभी एक बेहद गरीब पिता अपनी सुध बुध खोकर उस आलीशान घर के रईस मालिक की छाती में सीधा चाकू घोंप देता है। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा घर जहां अमीर जमीन के ऊपर ऐश कर रहे थे और गरीब जमीन के नीचे रेंग रहे थे। लेकिन क्या हो जब ये रेंगने वाले कीड़े एक दिन अचानक उस आलीशान महल के मालिक बन बैठे। एक ऐसी खौफनाक कहानी जहां न कोई विलन है न कोई हीरो, बस है तो जिंदा रहने की एक गंदी भूख। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्कर जीतने वाली मास्टरपीस फिल्म पैरासाइट की। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये अंत आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत सीधे उस खूनी खेल के अंत के बाद के हिस्से से करते हैं। एक नौजवान लड़का जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान हैं, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा पागलों की तरह हंस रहा है। उसकी बहन मर चुकी है, उसकी माँ कोर्ट के चक्कर काट रही है और उसका पिता पुलिस से बचने के लिए पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो चुका है। पुलिस थक हार कर केस बंद कर देती है क्योंकि मिस्टर किम का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन वो पिता कहीं दूर नहीं भागा है, वो छुपा है उसी आलीशान घर के ठीक नीचे, एक ऐसे गुप्त और अंधेरे बंकर में जहां सूरज की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती, जहां वो हर रात घर की लाइट्स को मोर्स कोड में बदलकर अपने बेटे को संदेश भेजने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार इस कदर तबाह हो गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब ये 4 लोगों का परिवार पिता कीताइक, माँ चुंगसूक, बेटा कीवू और बेटी कीजंग एक बेहद तंग, बदबूदार और गंदे सेमी बेसमेंट घर में रहता था। उनकी गरीबी का आलम यह था कि उनके पास अपना खुद का इंटरनेट तक नहीं था। वो पूरे घर में फोन हवा में लहराते रहते थे ताकि पड़ोसियों का वाईफाई चोरी करके चला सकें। घर चलाने के लिए पूरा परिवार दिन रात बैठकर के गत्ते के डिब्बे मोड़ने का काम करता था, जिसमें भी उनकी लापरवाही की वजह से पैसे कट जाते थे। जब भी बाहर गली में कीड़े मारने वाली दवा का धुआं छिड़का जाता तो पिता खिड़की बंद करने से मना कर देता था ताकि उनके घर के अंदर के कीड़े मकोड़े भी मुफ्त में मर जाएं, भले ही उस धुएं से उनका अपना दम क्यों न घुटने लगे। इनकी किस्मत तब करवट लेती है जब कीवू का एक अमीर दोस्त जो विदेश जा रहा होता है, उसे एक बेहद रईस पार्क परिवार की बेटी को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर देता है। वो दोस्त जाते जाते उन्हें एक कीमती पत्थर भी तोहफे में देता है जिसे घर में समृद्धि लाने वाला माना जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कीवू के पास कोई कॉलेज डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। वो 4 बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका है। यहीं से शुरू होता है उनका शातिर दिमाग। उसकी बहन कीजंग कंप्यूटर पर एडिटिंग करके एक फर्जी यूनिवर्सिटी की डिग्री तैयार करती है। कीवू अपने सीधे साधे चेहरे और एक बड़े झूठ के सहारे उस आलीशान मॉडर्न बंगले में कदम रखता है जिसे एक मशहूर आर्किटेक्ट ने बनाया था, मिसेज पार्क, जो स्वभाव से बेहद भोली और लोगों पर जल्दी भरोसा करने वाली महिला है। वो कीवू के बात करने के तरीके से इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं कि उसे तुरंत नौकरी पर रख लेती हैं। अब यहां से शुरू होता है सस्पेंस और दिमागी चालाकी का वो खेल जो धीरे धीरे एक बड़े खतरे में बदलने वाला है। कीवू सिर्फ खुद नौकरी पाकर शांत नहीं बैठता। जब उसे पता चलता है कि पार्क परिवार का छोटा बेटा बहुत शरारती है और उसे संभालने के लिए एक आर्ट थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो वो एक नया जाल बुनता है। वो मिसेज पार्क के सामने अपनी ही सगी बहन कीजंग का परिचय जेसिका नाम की एक मशहूर और महंगी आर्ट टीचर के रूप में कराता है। जेसिका बनकर कीजंग घर में एंट्री लेती है और अपनी नकली मनोवैज्ञानिक बातों से छोटे बच्चे के साथ साथ मिसेज पार्क को भी अपने वश में कर लेती है। लेकिन इनका लालच यहीं खत्म नहीं होता। एक दिन गाड़ी में घर लौटते वक्त कीजंग बेहद शातिर तरीके से अपनी अंडरवियर निकालकर गाड़ी की सीट के नीचे छुपा देती है। अगली सुबह जब मिस्टर पार्क को वो मिलती है तो उनका शक गहरा जाता है। उन्हें लगता है कि उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी में कोई गंदा काम कर रहा था। बिना कोई सवाल पूछे वो उस वफादार ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद कीजंग मिस्टर पार्क को एक बेहद प्रोफेशनल और पुराने ड्राइवर की सिफारिश करती है जो असल में कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता मिस्टर किम होते हैं। अब घर के 3 सदस्य उस अमीर परिवार की तिजोरी से पैसे निकाल रहे थे। अब आखिरी कांटा बची थी उस घर की पुरानी हाउसकीपर मून गवांग, जो उस बंगले के बनने के वक्त से वहां रह रही थी और उसे घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी।
उसे निकालना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन किम परिवार को उसकी एक कमजोरी का पता चल जाता है। मून गवांग को आड़ू यानी पीच के छिलकों के पाउडर से भयंकर एलर्जी। एक दिन जब वो घर में अकेली होती है तो कीवू और कीजंग उसके ऊपर वो पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो बुरी तरह खांसने लगती है। इसके बाद जब वो डस्टबिन में थूकती है तो मिस्टर किम पहले से वहां पे केचप गिरा देते हैं, जिससे मिसेज पार्क को लगता है कि हाउसकीपर को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी कोई जानलेवा बीमारी है। डर के मारे पार्क परिवार उसे भी तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसकी जगह एंट्री होती है किम परिवार की मां चुंगसूक की। अब पूरा का पूरा गरीब परिवार एक झूठ के ताने बाने के सहारे उस अमीर घर के खून पर पल रहा है, ठीक एक पैरासाइट यानी परजीवी की तरह, जो अपने होस्ट को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाता है। पर इस पूरी कामयाबी के बीच एक ऐसी चीज थी जिसे ये शातिर दिमाग परिवार भी नहीं छुपा सका, और वो थी उनकी गरीबी की गंध। एक दिन पार्क परिवार का छोटा बेटा इन चारों को सूंघता है और कहता है कि इन सब में से एक जैसी गंध आती है। मिस्टर पार्क भी अपनी पत्नी से अकेले में बात करते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम के शरीर से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई पुराना कपड़ा उबाला गया हो, या जैसे सबवे यानी मेट्रो के अंदर सफर करने वाले आम लोगों के बदन से आती है। ये गरीबी की गंध किम परिवार के पकड़े जाने का सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जब भी मिस्टर पार्क अपनी नाक सिकोड़ते, मिस्टर किम के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और हीन भावना भरने लगती थी। हर सेकंड दर्शकों को ये डर सताता है कि कब उनका ये झूठ पकड़ा जाएगा और कब उनका ये महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन पार्क परिवार अपने छोटे बेटे के जन्मदिन के मौके पर कैंपिंग के लिए शहर से बाहर जाता है। पूरा बंगला खाली है। किम परिवार इस मौके का फायदा उठाकर उस आलीशान लिविंग रूम पर कब्जा कर लेता है। महंगी शराब पीते हैं, आलीशान सोफे पर पैर पसारते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो खुद उस घर के मालिक हों। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और ये लोग अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन तभी आधी रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इंटरकॉम की स्क्रीन पर पुरानी हाउसकीपर मून गवांग खड़ी दिखाई देती है। उसका चेहरा सूजा हुआ है, बाल बिखरे हैं और वो गिड़गिड़ा रही है कि वो बेसमेंट में कुछ बेहद जरूरी चीज भूल गई है, बस उसे एक बार अंदर आने दिया जाए। मां चुंगसूक तरस खाकर उसे अंदर आने देती है और यहीं से फिल्म एक बेहद डरावने और हिंसक मोड़ पर मुड़ जाती है। मून गवांग सीधे किचन के पीछे बने बेसमेंट की तरफ भागती है। वो वहां रखे एक भारी भरकम शेल्फ को पूरी ताकत से हटाती है, जिसके पीछे एक गुप्त बंकर का दरवाजा छिपा हुआ है। ये एक ऐसा बंकर था जिसके बारे में खुद मकान मालिक मिस्टर पार्क को भी नहीं पता था। जब चुंगसूक नीचे जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मून गवांग का पति ग्यून से पिछले 4 साल से कर्जदाताओं से बचने के लिए उसी अंधेरे बंकर में चूहे की तरह छुप कर रह रहा था। मून गवांग चुपके से रोज उसके लिए खाना बचाकर नीचे लाती थी। अब यहाँ शुरू होता है 2 गरीब परिवारों के बीच वजूद की लड़ाई का असली फिजिकल एक्शन और रोंगटे खड़े कर देने वाला टकराव। मून गवांग को बातों बातों में पता चल जाता है कि ये चारों लोग कोई प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं, बल्कि एक ही परिवार के ठग हैं। वो तुरंत अपने फोन से उनका वीडियो बना लेती है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है। लिविंग रूम से लेकर सीढ़ियों तक दोनों परिवारों के बीच लात घूंसों, धक्का मुक्की और खूनी खींचतान का खेल शुरू हो जाता है। कोई किसी का फोन छीनने के लिए हवा में कूद रहा है तो कोई सीढ़ियों से नीचे लुढ़क रहा है। इसी गहमा गहमी के बीच अचानक घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। मिसेस पार्क का फोन है। वो बताती हैं कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से उनकी कैंपिंग कैंसिल हो गई है और वो अगले ठीक 8 मिनट के अंदर घर पहुंच रहे हैं। अब स्क्रीन पर पैनिक और डर का लेवल अपनी सारी हदें पार कर जाता है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। एक तरफ नीचे बंकर में मून गवांग और उसके पति को रस्सियों से बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सीढ़ियों से नीचे लात मारकर गिराया जा रहा है, जिसमें मून गवांग के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ मां चुंगसूक किचन का सारा सामान समेटकर सिर्फ 8 मिनट के अंदर मिसेज पार्क की फरमाइश के मुताबिक रैम डॉन यानी नूडल्स पका रही है। बाकी बचे 3 लोग, पिता, बेटा और बेटी, लिविंग रूम बिखरी पड़ी शराब की बोतलों को समेटते हुए टेबल के नीचे छिप जाते हैं। माहौल में इतनी टेंशन है कि सोफे के नीचे छिपे किम परिवार की एक हल्की सी सांस भी उनका अंत कर सकती है।
हद तो तब हो जाती है जब मिस्टर और मिसेस पार्क उसी सोफे पर आकर लेट जाते हैं और मिस्टर पार्क दोबारा उसी गरीबी की बदबू का जिक्र करते हैं जिसे नीचे लेटा हुआ पिता मिस्टर किम अपने कानों से सुनता है और उसका स्वाभिमान अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है। रात के अंधेरे में किसी तरह रेंगते हुए किम परिवार उस घर से बाहर निकलता है और मूसलाधार बारिश में भीगते हुए अपने इलाके में पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका अपना सेमी बेसमेंट घर सीवर के गंदे काले पानी से पूरी तरह डूब चुका है। उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पानी में तैर रही है। बेटी की जंग उस गंदे पानी के बीच कमोड पर बैठी है जहां से गंदा पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा है। उन्हें अपनी रात एक जिम के फर्श पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के साथ बितानी पड़ती है। लेकिन अमीर पार्क परिवार के लिए ये बारिश सिर्फ एक सुहाना मौसम थी। अगली सुबह अचानक किम परिवार के सभी सदस्यों को फोन करके अपने बेटे के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज गार्डन पार्टी में बुला लेती हैं। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट और खूनी अंजाम की तरफ बढ़ती है। एक तरफ किम परिवार रात की त्रासदी भूलकर जबरन चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उस रईस पार्टी में मेहमानों की सेवा कर रहा है, लेकिन जमीन के नीचे उस अंधेरे बंकर में रात के टकराव के दौरान सिर पर लगी चोट की वजह से पूर्व हाउसकीपर मून गवांग दम तोड़ चुकी है। अपनी पत्नी की लाश देखकर उसका पति ग्यून से पूरी तरह पागल हो चुका है। वो अपने सारे बंधन तोड़कर बंकर से बाहर निकलता है। वो सबसे पहले कीवू पर हमला करता है और उसी समृद्धि लाने वाले भारी पत्थर से कीवू के सिर पर 2 बार जोरदार वार करता है, जिससे कीवू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो पागल आदमी वहीं नहीं रुकता। वो किचन से एक बड़ा सा चाकू उठाता है और सीधे धूप से चमकते हुए उस खूबसूरत गार्डन पार्टी के बीच में आ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधे दौड़कर आता है और कीजंग यानी जेसिका की छाती में चाकू घोंप देता है। पल भर में वो आलीशान पार्टी एक कसाई खाने में बदल जाती है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। मां चुंगसुक अपनी बेटी को बचाने के लिए उस हत्यारे से भिड़ जाती है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच मिस्टर पार्क का छोटा बेटा सदमे की वजह से बेहोश हो जाता है। मिस्टर पार्क को अपनी बेटी या जेसिका की कोई फिक्र नहीं है। वो चिल्लाते हुए मिस्टर किम से गाड़ी की चाबी मांगते हैं ताकि अपने बेटे को अस्पताल ले जा सकें। चाबी फेंकते वक्त वो उस मरते हुए हत्यारे के शरीर के नीचे दब जाती है। जैसे ही मिस्टर पार्क चाबी उठाने के लिए उस गंदे खून से स्ने शरीर को पलटते हैं, वो अपनी नाक को उंगलियों से कसकर सिकोड़ लेते हैं। वही चिर परिचित गरीबी की बदबू देखकर जो उन्हें ग्यून से के शरीर से आ रही थी। मिस्टर पार्क का यह मामूली सा इशारा उस जलते हुए माहौल में घी का काम करता है। मिस्टर किम देखते हैं कि उनकी अपनी बेटी खून से लथपथ होकर दम तोड़ रही है, लेकिन इस अमीर आदमी को इस मरते हुए गरीब की जिंदगी से ज्यादा उसकी बदबू से नफरत है। मिस्टर किम के अंदर का सारा दबा हुआ गुस्सा, अपमान और गरीबी का दर्द एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो आगे बढ़ते हैं, चाकू उठाते हैं और सीधे मिस्टर पार्क के दिल में उतार देते हैं। मिस्टर पार्क वहीं ढेर हो जाते हैं और मिस्टर किम उस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाते हैं। फिल्म का अंत हमें वापस उसी जगह ले आता है जहां से हमारी जिज्ञासा शुरू हुई थी। महीनों बाद बेटा कीवू ठीक होने के बाद बर्फबारी के बीच एक पहाड़ी से उस आलीशान बंगले को देखता है जो अब जर्मन परिवार को बेचा जा चुका है। तभी उसे घर की लाइट्स एक खास पैटर्न में टिमटिमाती हुई दिखती हैं। वो मोर्स कोड है। उसका पिता मिस्टर किम कहीं दूर नहीं भागा था, बल्कि उस दिन मून गवांग के पति की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो खुद उसी अंधेरे बंकर में रहने चला गया था। वो अब उस घर का नया बंधक बन चुका है जो सिर्फ रात को बंकर से निकलकर बचा हुआ खाना खाता है। कीवू रोते हुए अपने पिता को एक खत लिखता है कि वो एक दिन बहुत पैसे कमाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस पूरे बंगले को खरीद लेगा ताकि उसके पिता बस शान से सीढ़ियों से ऊपर आ सकें और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा सकें। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, हम देखते हैं कि कीवू अभी भी उसी छोटे, बदबूदार और गंदे सेमी बेसमेंट घर की खिड़की के पास बैठा है। हमें ये कड़वा सच समझ आता है कि ये सिर्फ एक कभी न पूरा होने वाला सपना है, क्योंकि इस बेरहम समाज और सिस्टम में एक पैरासाइट कभी उस घर का मालिक नहीं बन सकता। वो बस एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे बंकर में समा सकता है।